नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने जुर्म के इतिहास में कुछ ऐसा किया जो आज तक कभी ना पहले घटित हुआ था और ना ही कोई कल्पना कर सकता है। जी हाँ, इस इंसान ने अपनी सगी माँ का पहले गला काट के हत्या की, फिर सर काट के धड़ से अलग किया और फिर उसकी जीभ काटी और उसके बाद मुख के साथ मुख मैथुन किया, या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कटे हुए सर के साथ सेक्स किया। इस भयानक कहानी को सुन के मजबूत से मजबूत इंसान का दिल भी मुंह को आ जाए कि कोई ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है। पर यह सच्चाई है एडमंड एमिल कैम्पर नामक शख्स की, जो अमेरिका का रहने वाला था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की कहानी। 18 दिसंबर 1948 अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम उसके माता पिता रखते हैं एडमंड एमिल कैम्पर। हम इसे पूरी कहानी में कैम्पर के नाम से संबोधित करेंगे। कैम्पर के पिता मिलिट्री से रिटायर्ड थे और छोटे मोटे बिजली का काम किया करते थे, यानी इलेक्ट्रीशियन थे। कैम्पर दो बहनों में एक भाई था। एक बहन बड़ी थी और एक बहन छोटी। कैम्पर का अपनी माँ के साथ बचपन से ही ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं था, पर वह अपने पिता को अपना हीरो मानता था। कहा जाता है क्योंकि कैम्पर का शरीर बहुत लंबा चौड़ा और भारी था, इस वजह से उसकी माँ उसे नापसंद किया करती थी और यही वजह थी कि कैम्पर और उसकी माँ में माँ बेटे जैसा लगाव या प्यार नहीं था। उसके मोटापे और भारी शरीर के चलते उसकी माँ उसे रोज ताने कसा करती थी और उसका मजाक उड़ाती थी, जिसकी वजह से कैम्पर का पिता से ज्यादा लगाव था और माँ से तो शायद था ही नहीं। माँ के खराब बर्ताव के चलते कैम्पर को लगने लगा था कि उसकी माँ सिर्फ उसकी बहनों को प्यार करती है और उसको हर चीज में नकारती है। धीरे धीरे कैम्पर की माँ का गुस्सा उसके ताने और उसका मजाक टॉर्चर में बदल गया। वो कैम्पर को आए दिन टॉर्चर करने लगी। हालत इतनी बदतर हो गई कि कैम्पर एकदम अकेला महसूस करने लगा और धीरे धीरे घर परिवार और समाज से कटने लगा। अभी वो महज 10 साल का था, पर उसमें मैच्योरिटी एक 15 साल के बच्चे की तरह थी। माँ के खराब व्यवहार से अब वो गुमसुम और परेशान रहने लगा था। इस बीच वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगा था। जैसे एक दिन जब कैम्पर 10 साल का था तो उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। न जाने उसको क्या होता है, वो उस बिल्ली को मार के उसका गला काट के एक पेड़ पे लटका देता है। यह बात उस वक्त किसी को पता नहीं लगी और कुछ समय बाद वह अपनी बहन की बिल्ली को भी मार देता है और उस बिल्ली के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने पास संभाल के रख लेता है। पर बात सामने नहीं आती है। वह दिन ब दिन हिंसक होता जा रहा था। जैसे एक बार अपनी बहन की सारी गुड़ियाओं के हाथ पांव काट के वो फेंक देता है और एक बार वो अपनी बहन को खेल खेल में बोलता है कि तुम मुझे बिजली का झटका दे दो या फिर मुझे गैस चैम्बर में बंद कर दो। उसके इस हिंसात्मक व्यवहार के बारे में ना उसके परिवार को पता था और ना ही कैम्पर खुद जानता था कि उसे हिंसा में इतना मजा क्यों आ रहा था। पर यह बात बाद में जरूर सामने आई थी कि बिल्लियों को मारने से उस वक्त उसे मन ही मन बहुत तसल्ली और सुकून मिला था। खैर, यहाँ एक तरफ कैम्पर धीरे धीरे अजीब होता जा रहा था और दूसरी तरफ उसकी माता पिता की रोज रोज की लड़ाई बढ़ती जा रही थी, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सन 1957 में उसके माता पिता का तलाक हो जाता है। उस वक्त कैम्पर की उम्र महज 13 साल थी। तलाक के बाद कैम्पर के पिता घर छोड़ के दूसरे शहर चले जाते हैं और कैम्पर अपनी माँ और बहनों के साथ रहने लगा। तलाक के बाद कैम्पर की माँ सुबह शाम शराब पीने लगी और उसका व्यवहार कैम्पर के प्रति और बिगड़ गया। वो कैम्पर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगी और वो कैम्पर को कहने लगी, क्योंकि तुम मुझे अपने पिता की याद दिलाते हो इसलिए मुझे तुम पे गुस्सा आता है। कैम्पर की माँ अपने 13 साल के बेटे को कहती, तुम्हारा भी हाल अपने पिता की तरह ही होगा, तुम्हें कभी कोई लड़की प्यार नहीं करेगी और तुम यूं ही अकेले रह जाओगे। यहाँ तक कि वो बेटियों को कमरे में सुलाती और कैम्पर को गंदे बेसमेंट में। कैम्पर पहले से ही परेशान था और अब तलाक के बाद जब ज्यादा टॉर्चर होने लगा तो महज 14 साल की उम्र में वो अपनी माँ और बहनों को छोड़कर अपने पिता के पास रहने चला जाता है, इस आशा में कि उसे वहाँ प्यार और कद्र मिलेगी। पर अफसोस, वहाँ जाके उसे पता लगता है कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, जिससे उसे एक सौतेला भाई भी है। और जैसा आमतौर पर होता है, सौतेली माँ के घर में भी उसे प्यार और कद्र नहीं मिलती और कुछ समय बाद ही उसके पिता उसे तीसरे शहर उसके दादा दादी के पास भेज देते हैं। कैम्पर दर दर की ठोकरें खा रहा था इस आशा में कि कहीं तो उसे प्यार मिलेगा, पर अफसोस दादा दादी के घर में भी उसको ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। कैम्पर की दादी माँ एक गुस्सैल महिला थी और वो कैम्पर और उसके दादा को बहुत डांटा करती थी। पर कैम्पर के दादा का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था और वो उसका बहुत ध्यान रखते। यहाँ तक कि उन्होंने कैम्पर को राइफल चलाना भी सिखा दिया, क्योंकि वो खुद एक शिकारी थे और कुछ ही दिनों में कैम्पर के आस पड़ोस में कुछ अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इस वजह से वो वहाँ पे टिक जाता है और उसका समय ठीक ठाक गुजरने लगता है। बदलते वक्त के साथ कैम्पर में भी बदलाव आने लगे। अब वो 6 फुट 4 इंच का हो गया था और काफी मोटा भी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि इस बीच 27 अगस्त 1964 को जब कैम्पर 15 साल का था, तब एक दिन किचन में उसकी दादी से उसकी बहस हो जाती है।
और बहस यहाँ तक बढ़ जाती है कि कैंपर को भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दादी से इतना चिढ़ जाता है कि आवेश में आके अपने दादा की राइफल से दादी का गोली मार के कत्ल कर देता है। और कुछ घंटों बाद जब शाम को दादा बाजार से लौटते हैं तो कैंपर उन्हें भी मार देता है। 2 कत्ल करने के बाद कैंपर को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो अपनी माँ को फोन करता है और सारा किस्सा बताता है। कैंपर की माँ उसे पुलिस को समर्पण यानी सरेंडर करने को कहती हैं और माँ के कहे अनुसार कैंपर पुलिस को फोन करता है और सरेंडर कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। जब पुलिस उससे कत्ल का कारण पूछती है तो कैंपर बड़ी मासूमियत से बताता है कि बस उसे यह जानना था कि कैसा लगता है जब मैं अपनी दादी को मारता हूँ। पुलिस उसके इस अटपटे जवाब से कंफ्यूज हो जाती है और जब वह कैंपर से उसके दादा के कत्ल का कारण पूछती है तो कैंपर फिर एक मासूम बच्चे की तरह बोलता है कि दादा को जब ये पता चलता कि मैंने दादी को मारा है तो वो बहुत गुस्सा करते, इसलिए मैंने उन्हें भी मार डाला। कैंपर की इन सब बातों को सुन पुलिस को कैंपर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती है, जिसकी वजह से वे कैंपर को मानसिक चिकित्सक यानी साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कैंपर के ऊपर काफी सारे टेस्ट करते हैं और कुछ समय बाद उसे मानसिक रोगी घोषित कर देते हैं और बताते हैं कि उसे सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी है, जिसमें इंसान को बहुत अजीब अजीब आकृतियां और लोग दिखने लगते हैं। बीमारी के चलते उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां उसका काफी समय इलाज चलता है। पर कैंपर का शांत और सभ्य व्यवहार देख के हॉस्पिटल में किसी को यह नहीं लगता कि वो हत्या जैसा जुर्म कर सकता है। उसका अच्छा बर्ताव देख के यूथ संगठन और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट में अपील करते हैं कि कैंपर एक सामान्य इंसान है और उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है और वह काफी समझदार भी है, इसलिए कैंपर को रिहा कर देना चाहिए। और वो दोनों संगठन उसे छोड़ने की अपील करते हैं। सामाजिक संगठनों की इस अपील पे कोर्ट अगले 2 साल में कैंपर पे अलग अलग तरह के टेस्ट करवाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कैंपर की मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं। और जब कैंपर की मानसिक स्थिति की रिपोर्ट आती है तो वह सबको चौंका देती है और सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि कैंपर का IQ टेस्ट हुआ था जो किसी इंसान की बुद्धिमत्ता को जानने के लिए किया जाता है। कैंपर का स्कोर उसमें 145 आता है, जबकि एक आम आदमी का IQ 118 के आसपास का होता है। इसका मतलब ये था कि कैंपर बहुत ही बुद्धिमान इंसान था और उसका दिमाग सामान्य आदमी से काफी तेज चलता था। उसकी ये खासियत जान के आसपास के सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं और कुछ समय बाद ही अच्छे व्यवहार के चलते 18 दिसंबर 1969 को 21 साल की उम्र में कैंपर को रिहा कर दिया जाता है। उसे एक मौका दिया जाता है कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके और एक सभ्य नागरिक की तरह जी सके। यही शायद कोर्ट से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि कैंपर अब जो करने वाला था और अब जो बनने वाला था वो जुर्म के इतिहास में अजीब और भयावह था। रिहा होने के बाद कैंपर एक नई शुरुआत करता है और कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। कॉलेज में वो पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी करता है। पुलिस डिपार्टमेंट में इसलिए क्योंकि उसके पिता मिलिट्री में थे, तो उसका झुकाव शुरू से ही पुलिस की नौकरी में था। कुछ ही महीनों में कॉलेज खत्म होने के बाद कैंपर पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करता है, पर बदकिस्मती से उसको पुलिस की नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी लंबाई जरूरत से ज्यादा थी। अब वो 6 फुट और 9 इंच का मोटा ताजा आदमी था। पुलिस की नौकरी तो नहीं मिलती, पर जैसे तैसे करके कैंपर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में दूसरी नौकरी ढूंढ लेता है और काम में व्यस्त हो जाता है। एक दिलचस्प चीज ये होती है कि कैंपर के कई दोस्तों को पुलिस की नौकरी मिल जाती है और कैंपर का उनके साथ उठना बैठना हो जाता है। उनके साथ रहने से वह जुर्म और जुर्म से संबंधित काफी चीजें सीख लेता है, क्योंकि उसका दिमाग 145 के IQ के साथ तेज तो था ही। नौकरी मिलने और पैसे आने के बाद अब कैंपर की स्थिति पहले से ठीक हो चुकी थी। पैसे आने के बाद वो अब अपने दोस्तों के साथ अलग घर में जाके रहने लगा था और उसने अपने लिए एक नई गाड़ी भी खरीद ली थी। अब वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था अपने नए घर, नई कार और दोस्तों के साथ। पर फिर भी उसकी जिंदगी में एक कमी थी जो उसे बहुत खलती थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और उसे इस बात का पूरा मलाल रहता था। वह लड़कियों को देखता था तो उसके मन में भी उनसे बात करने की और उनके समीप जाने की इच्छा होती थी। वो और लड़कों की तरह लड़कियों के साथ दोस्ती करना चाहता था, जो नहीं हो पाता था। शायद उसका डीडलॉल इतना बड़ा और भारी था कि उसकी तरफ कोई लड़की आकर्षित नहीं होती थी और उसमें आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था। इस वजह से वह दुख और हीन भावना से भर जाता था और कहीं ना कहीं उसे अपनी माँ की इस बात पे पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि कोई लड़की उसे प्यार नहीं करेगी और ना ही कोई इसकी जिंदगी में आएगी। और वो इस टीज के साथ जी रहा था जिसका कोई इलाज नहीं था और ना ही किसी को इसकी खबर थी। बहरहाल
इधर कैंपर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से कैंपर की माँ ने भी अब उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया था। पर ये सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चलता है। कैंपर के अब खर्चे बढ़ने लगे थे और कमाई कम थी, और इस वजह से उसकी माँ के साथ फिर से उसका झगड़ा होना चालू हो गया था। क्योंकि जब भी पैसे कम पड़ते थे तो वो अपनी माँ के घर जाके रहने लग जाता था, क्योंकि माँ के अलावा उसका कोई सहारा और साधन तो उसके पास था ही नहीं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और हालात बहुत ज्यादा नहीं बदलते हैं। कैंपर और उसकी माँ का रिश्ता अब भी सिर्फ मतलब तक ही सीमित था। 7 मई 1972 सुबह सुबह कैंपर अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। रास्ते में उससे 2 18 साल की लड़कियां एक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के बाहर लिफ्ट मांगती हैं। कैंपर की गाड़ी खाली थी तो वो उन्हें लिफ्ट दे देता है। गाड़ी में बैठी 2 जवान लड़कियों को देख के कैंपर को बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसी फीलिंग्स उसे पहले कभी नहीं आई थी। जवान लड़कियों को अपने निकट पाके उसकी गलत भावनाएं पनपने लगती हैं और कुछ ही देर में वो भावनाएं अब लालच और हवस में बदल जाती हैं। कैंपर का दिमाग एकदम से बदल जाता है और वो गाड़ी एक सुनसान एरिया की तरफ मोड़ देता है। उन दिनों शहर के आसपास काफी जंगल होते थे, तो किसी भी सुनसान जगह पहुंचने में वो भी गाड़ी से ज्यादा वक्त नहीं लगता था। लड़कियों को जैसे ही एहसास होता है कि गाड़ी गलत रास्ते पे जा रही है, वो चिल्लाने लगती हैं, पर कैंपर उन्हें चाकू दिखा के चुप करा देता है और थोड़ी ही देर में सुनसान जगह ले जाके चाकू की नोक पर उनके हाथ पीछे से बांध देता है। हाथ बांधने के बाद लड़कियों के काबू में आते ही वो उन दोनों लड़कियों की चाकू से मार मार के हत्या कर देता है। क्योंकि वो जगह काफी सुनसान थी तो लड़कियों की आवाज कोई सुन भी नहीं पाता है। थोड़ी ही देर में कैंपर दोनों को मार के उनकी लाश अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे पुलिस रोकती भी है कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए, पर पुलिस को एहसास न था कि उसकी गाड़ी में लाश है और वो उसे चेतावनी देके जाने देती है। घर पहुंचकर कैंपर हैवान बन जाता है और लड़कियों के मृत शरीर के साथ रेप करता है और फिर उनकी लाश के टुकड़े करके एक प्लास्टिक बैग में भर के एक सुनसान पहाड़ पे डाल आता है। ये सब काम करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उस दिन उसके कमरे पे उसका रूम पार्टनर नहीं था। 2 मर्डर करने में कैंपर को आनंद की एक अलग अनुभूति हुई थी और उसे उसमें एक सेक्सुअल आनंद आया था। वह उस आनंद को दोबारा महसूस करना चाहता था और ठीक 4 महीने बाद 14 सितंबर 1972 को वो फिर एक 15 वर्षीय लड़की को सुनसान इलाके में ले जाता है और उसको बेहोश करके उसके साथ रेप करता है और फिर उसका मर्डर कर देता है और पिछली बार की तरह ही उसकी बॉडी के टुकड़े कर किसी सुनसान जगह फेंक देता है। कैंपर अब तक 3 कत्ल कर चुका था और पुलिस को इसकी भनक भी ना थी और लड़कियों के घर वाले भी अभी भी अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। इधर कैंपर का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और उसे अब इसमें मजा आने लगा था। उसे पकड़े जाने का डर भी नहीं लगता था, क्योंकि वो पुलिस वालों के साथ रहता था तो वो जुर्म की बारीकियां समझता था और कत्ल को बड़े शातिर तरीके से अंजाम देता था। और ये भी याद रखने वाली बात है कि उसका IQ 145 तो था ही। इन्हीं खूबियों का फायदा उठाते हुए कैंपर अगले साल 7 जनवरी 1973 को 18 साल की लड़की का मर्डर करता है और इस बार लाश को अपनी मां के घर ले जाके छुपा देता है। कैंपर की मां जब घर नहीं होती है तो कैंपर उस लड़की के मृत शरीर के साथ भी रेप करता है और फिर घर के बगीचे में ही लाश को दफना देता है। 4 लड़कियों का मर्डर करने के बाद कैंपर अब एक शौकीन हत्यारा बन चुका था और अब वो हमेशा किसी न किसी शिकार की तलाश में लगा रहता था। इधर यूनिवर्सिटियों में लड़कियों के गायब होने से काफी कोहराम मच चुका था और लोगों में काफी डर बैठ चुका था, जिसके चलते लोग बाग अब काफी सतर्क हो चुके थे। लेकिन इसका कैंपर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और कैंपर बेधड़क हत्या पे हत्या करते जा रहा था। 5 फरवरी 1973 को कैंपर फिर से 2 लड़कियों को लिफ्ट देता है जिनकी उम्र 20 से 23 साल की थी और उनको भी मार के पास के जंगल में फेंक आता है। मार्च 1973 के आते आते कैंपर अब तक 6 कत्ल कर चुका था। कहा जाता है कि कैंपर को गला काटने में, खून देख के या अपने शिकार को तड़पते देखकर एक सेक्सुअल फीलिंग होती थी, जिससे वो आनंद से भर जाता था। यहाँ तक कि ऐसा भी बताया गया है कि ये सब देख के उसे चरम आनंद की अनुभूति होती थी या उसे कहें तो ऑर्गेज्म हो जाता था। सन 1973 का अप्रैल महीना आ चुका था और अब कैंपर कुछ ऐसा करने वाला था जो आम आदमी की कल्पना के परे था। जी हाँ, 20 अप्रैल 1973 को रात को कैंपर अपनी माँ के पास अपने कमरे में बैठा होता है। कैंपर की माँ को शायद उसका वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो वो बोलती हैं, कहीं तुम यहाँ पूरी रात बैठ के मुझसे बातें तो नहीं करने वाले हो। माँ की ये बात सुन कैंपर को बहुत बुरा लगता है और वो जवाब में नहीं बोलकर गुड नाइट कहकर चला जाता है। कैंपर अपने कमरे में लौट तो जाता है, पर उसको उसकी माँ की कही हुई ये बात बहुत ज्यादा चुभ जाती है। उसको अपनी माँ का हर छोटा मोटा ताना उसे उसके बचपन के सारे अपमान और बेइज्जती की याद दिला देता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। वो अपनी माँ के कमरे में लौटता है और सीधे जाके चाकू से उसका गला रेत देता है। उसकी माँ वहीं के वहीं दम तोड़ देती है। वो इतना आवेश में था कि वो अपनी माँ का सर काट के एक दराज पे रख देता है
और वो उस कटे हुए सर को घूरता है और फिर उसके सामने बैठ के बहुत देर तक चिल्लाता है, जैसे कि वो अपनी माँ के कटे हुए सर को डांट रहा हो। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो फिर उठता है और माँ के कटे सर से जबान काट के निकाल देता है और डस्टबिन में डाल देता है, इस सोच के साथ कि उसकी माँ इसी जबान से उसे ताने दिया करती थी। इतना कुछ करने के बाद भी कैंपर को अभी भी तसल्ली नहीं मिली थी। वो अब कुछ ऐसा करने वाला था जो शब्दों में बयान करना हमारे लिए भी मुश्किल रहा। वह एक बार फिर उठता है और अपनी माँ के कटे हुए सर को उठाता है, मुंह खोलता है और अपने निजी अंग उसमें डाल देता है, या कहें मुख मैथून करता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में ब्लोजॉब कहा जाता है। इस तरह की हरकत जुर्म के इतिहास में पहले कभी सुनने को नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो जाता है तो अपनी माँ की खास सहेली को अपने घर बुलाता है। उसकी माँ की सहेली के घर आने पर वो उसको भी मार देता है, क्योंकि वो अपनी माँ की तरह उससे भी बहुत चिढ़ता था। इतना सब होने के बाद सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि कैंपर चाहता तो अपनी माँ और उसकी दोस्त के शरीर को ठिकाने लगा सकता था और बच सकता था, पर इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इस बार वो पुलिस को खुद इन्फॉर्म करता है और अपने घर पे बुला लेता है। पुलिस कुछ ही देर में घर पहुंच जाती है और कैंपर से पूछताछ शुरू कर देती है। कैंपर पुलिस की पूछताछ में बताता है कि इन 2 कत्लों के साथ उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है और अब वो भावनात्मक तौर पे यानी इमोशनल तौर पे थक चुका है और इसीलिए उसने सरेंडर किया है। पुलिस कैंपर की ये वारदात देखकर चौंक गई थी, पर अब उनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं था। 7 मई 1973 को कैंपर को 8 कत्लों के जुर्म में कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है। कैंपर कोर्ट में मौत की सजा के लिए अपील करता है, पर उसकी मानसिक बीमारी के चलते कोर्ट उसे सजाए मौत न देके 7 उम्र कैद की सजा सुनाता है। जेल में जाने के बाद कैंपर ने 2 बार आत्महत्या का भी प्रयास करता है, पर दोनों ही बार वो बचा लिया जाता है। एडमंड कैंपर का केस जुर्म के इतिहास का अनोखा केस माना जाता है, क्योंकि कैंपर का IQ आम आदमी से बहुत ज्यादा था और उससे मिलने पे वो बहुत सभ्य और शांत प्रतीत होता था। कहा जाता है कि कैंपर की हरकत के काफी सारे कारण थे, जैसे उसका टॉर्चर होना, कॉन्फिडेंस की कमी, हीन भावना, किसी महिला को आकर्षित ना कर पाना, अपमान, माँ के प्रति नफरत, अकेलापन, हवस और कम आकर्षक होना, और सबसे बड़ा कारण उसकी मानसिक बीमारी। कई सामाजिक संगठनों का यह भी कहना था कि अगर कैंपर को बचपन में प्यार मिलता और सही मेंटल ट्रीटमेंट मिलता तो वो एक सफल साइंटिस्ट बनने जैसा दिमाग रखता था, पर अफसोस ऐसा कुछ न हो सका। बहरहाल जो भी हो, इस कहानी को सुना के हमें भी विश्वास नहीं होता कि ये एक सच्ची घटना है। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली एक और विचित्र कहानी में। धन्यवाद।